बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम समतल के बारे में जानकारी लेंगे कि समतल क्या होता है। पहले हम समतल की बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद में हम पता करते हैं कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है और 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। तो पहले बात करते हैं समतल की बेसिक जानकारी। देखिएगा, तो समतल होता क्या है अपन बात करते हैं। समतल होता है, ये अपने पास में एक बोर्ड है, ये भी एक समतल है, और ये कागज है, मान लेते हैं ये कागज है, ये भी अपने पास में एक समतल है। तो समतल की परिभाषा कहती है कि समतल के ऊपर 2 बिंदु लेते हैं, लिया हमने एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, अर्थात इस कागज के ऊपर भी 2 बिंदु लेते हैं, कहीं पे एक बिंदु A और एक बिंदु B, और इन 2 बिंदुओं को मिलाते हैं। और 2 बिंदुओं को मिलाने के बाद में हम देखते हैं कि जो ये रेखा जाती है वो इस समतल के ऊपर होनी चाहिए, अर्थात इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समतल के ऊपर विद्यमान होना चाहिए। अब बात को यूं समझते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लिया A और यहाँ पे एक बिंदु लिया B, और यहाँ पे अपन लाइन खींचे तो ये लाइन इस कागज के ऊपर होनी चाहिए, तब तो अपन बोलेंगे ये समतल है। अगर बीच में से इस कागज को अपन फाड़ दें थोड़ा सा, मान लो अपने अब इस कागज को थोड़ा फाड़ दिया। अब बात करते हैं, एक बिंदु ये A था और यहाँ बिंदु था, अब इस बिंदु को हमने मिलाया तो यहाँ से यहाँ A बिंदु से B बिंदु को अपन मिलाते हैं तो ये रेखा बनती है। तो ये रेखा इस कागज के ऊपर इस जगह पे नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में अपन बोलेंगे कि ये समतल नहीं है। तो समतल होने की परिभाषा क्या है कि एक बिंदु एक समतल के ऊपर हमने 2 बिंदु लेते हैं अलग अलग जगह पे और उनको एक रेखा से मिलाते हैं, और रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समतल के ऊपर विद्यमान होना चाहिए, वो कहलाता है समतल। अब बात करते हैं इस समतल का व्यापक समीकरण। देखिए, जनरल फॉर्मूला वो होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये कैसे आया इसकी बात अपन आगे करेंगे। सिंपल अभी बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये इसका समतल का समीकरण है। ऐसे ही अपन रेखा के समीकरण के बारे में भी जानते हैं। रेखा का समीकरण जनरल फॉर्मूला वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण है और यहाँ पर ये समतल का समीकरण। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो एक बार देखिएगा। यहाँ पे भी a b c है और यहाँ पे भी a b c है। जो यहाँ पे a b c है वो इस समतल के अभिलंब अनुदिश अभिलंब सदिश है, उसके दिक् अनुपात है। अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिक् अनुपात। और यहां पे जो थे ए बी वो इस रेखा के ही दिक् अनुपात थे, रेखा के दिक् अनुपात। अर्थात बात समझ में आई है कि यहाँ पे इस समतल के दिक् अनुपात नहीं है, समतल है अपने पास ये, और समतल का समीकरण बनाने के लिए हमें 2 कंडीशन, जैसे हमने वहाँ पे रेखा का समीकरण बनाया था तो हमने एक बिंदु लिया था और एक हमने वहाँ पे उसके कोई समानांतर सदिश लिया था, तब हमने रेखा का समीकरण बनाया था। सेम यहाँ पे जब समतल का समीकरण बनाने के लिए हमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे भी एक बिंदु होना चाहिए और बिंदु के सापेक्ष हमें एक अनुदिश सदिश होना चाहिए जो समतल के लंबवत हो। वे दोनों चीजें हमें लेंगे तो अपन सदिश की सहायता से इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो अपन को समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जिसके बारे में अब आगे बात करेंगे। तो मेन बात क्या था कि यहाँ पे जो ए बी सी है, जो अभिलंब है उसके लंबवत सदिश है, उसके दिक् अनुपात है, और यहाँ पे जो रेखा खुद थी स्वयं रेखा के दिक् अनुपात है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अभी अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, स्थितियां। देखो, यदि ये अपने पास में जनरल है समीकरण समतल का, यदि d इक्वल टू 0 हो तब समतल मूल बिंदु से गुजरेगा। मूल बिंदु से गुजरता है। अर्थात यहां से ax प्लस by
प्लस सी जेड इक्वल टू 0 होगा। तब समतल का समीकरण क्या होगा, ये वाला होगा। कब होगा, जब समतल कहाँ से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे। आगे देखिए, यदि समतल एक्स एक्स से गुजरे, एक्स एक्स से गुजरता है, उस कंडीशन में d इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 होगा, अर्थात a इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0। तब क्या बनेगा समीकरण, यहां से देखो, by प्लस सी जेड इक्वल टू 0। जब समतल कहां से गुजरेगा, एक्स एक्स से गुजरेगा। सेम अपन बात करते हैं अगर समतल वाई एक्स से गुजरता है, वाई एक्स से गुजरता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, d इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 0 है। तब समतल का समीकरण क्या बनेगा अपने पास में, यहां से देखो, ax प्लस सी जेड इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन, जब समतल zx से गुजरता हो, तब कंडीशन में क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा और c इक्वल टू 0 होगा। तब देखिएगा ax प्लस by इक्वल टू 0 होता है। और देखिए, यदि एक्स एक्स के समानांतर हो, एक्स एक्स के समानांतर गुजरे, तो इस स्थिति में a इक्वल टू 0 है, अर्थात क्या होगा समीकरण, समतल का जो समीकरण होगा वो होगा अपने पास by प्लस सी जेड प्लस d इक्वल टू 0। अगर yx के समानांतर हो, yx के समानांतर हो, तब स्थिति में b इक्वल टू 0 होगा और तब समीकरण होगा, तब समीकरण अपना समीकरण होगा ax प्लस सी जेड प्लस d इक्वल टू 0। और देखिए, यदि zx के समानांतर हो तो उस स्थिति में c इक्वल टू 0 होगा और समीकरण जो प्राप्त होगा हमारा, वो समीकरण होगा ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। ये होगा जब समीकरण zx के समानांतर हो। अब बात करते हैं कि x x के लंबवत हो, यदि समतल x x के लंबवत हो, अर्थात उस स्थिति में क्या होगा अपने पास में, देखिएगा एक्स एक्स के लंबवत होगा तो वहां की स्थिति में अपने पास में b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 और देखिएगा अपने पास ये दोनों 0 होंगे, इसलिए समतल का समीकरण तो उस स्थिति में समतल का समीकरण ax प्लस d इक्वल टू 0 होगा। सेम कंडीशन yx के लंबवत हो, yx के लंबवत, तो उस स्थिति में अपने पास में क्या क्या 0 होगा, a 0 होगा और c 0 होगा, अर्थात जो समीकरण प्राप्त होगा वो अपना होगा by प्लस d इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, यदि जो समतल है वो zx के समानांतर हो, zx के समानांतर, लंबवत, लंबवत की बात कर रहे हैं अपन, लंबवत हो, अर्थात इस कंडीशन में क्या 0 होगा अपने पास में, 0 होगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और तब समीकरण प्राप्त होगा अपने पास में cx सी जेड प्लस d इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये समतल बनता है और ये अलग अलग स्थितियां बनती है। देखिए, समझिए इस चीज को ऐसे भी, ये अपने पास में एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है
और ये जेड एक्स है और ये ओरिजिन है मूल बिंदु 0 0 0। अब मान लेते हैं कोई भी समतल है, ये समतल है, इस समतल पे अपन दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लिया A और एक बिंदु लिया B और लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा भी इस समतल के ऊपर ही होगी, तब तो ये समतल परिभाषित है। और इस समतल का समीकरण निकालने के लिए अपन इसके एक अनुदिश लंबवत सदिश लेना पड़ता है, अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश। जैसे अपन रेखा में बात करते हैं वहां पे समानांतर सदिश लेते थे, यहाँ पे एक अपन लंबवत सदिश लेते हैं, मान लेते हैं इसके अनुदिश मात्रक सदिश n कैप है या ये सदिश है n सदिश लेते हैं। अब देखिएगा, तो यहां से इसके ऊपर अपन लंब डालते हैं, इस सदिश के ऊपर, इस समतल के ऊपर, तो ये यहाँ का इसका बिंदु होगा A और ये जो दूरी होगी वो मान लेते हैं अपन D है, इसकी बीच की दूरी D है। अब यहां से ये जो समतल है, अपना समतल है ये, इस समतल के ऊपर एक बिंदु और लेते हैं P। वो किस लिए लेंगे? इस P बिंदु जो स्वेच्छ बिंदु होता है, जो कि इस समतल पे ही होना चाहिए, समतल के बाहर जाएगा तो वो समतल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ कहीं भी कोई बिंदु होगा तो वो भी इस रेखा को मिलाते हैं, तो ये रेखा इस समतल पे होती है, तो ये समतल है। तो अपन यहाँ से एक बिंदु लेते हैं P और इस P को भी इससे मिलाते हैं, तो ये हो जाता है OP स्थिति सदिश, जिसको अपन R वेक्टर से जानते हैं। इसी प्रकार OA स्थिति सदिश, इसके अंदर क्या क्या चीज है? इसके अंदर इसकी दूरी है और इसका मात्रक सदिश है, अर्थात दिशा है। तो यहां से अपन त्रिभुज नियम से OPA वेक्टर भी निकालेंगे, PA वेक्टर भी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? वहां से निकल जाएगा OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये जहां सदिश पड़े थे उसकी सहायता से यहां से निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। देखिएगा, ये अपने पास 3D में एक समतल है, ये x है, y x है, z x है और हमने एक समतल लिया है इसके ऊपर। देखिएगा, अब इस समतल के ऊपर हमने एक बिंदु लिया n, अभी बात की थी हमने, वहां पे a बिंदु लिया था और यहां पे हमने उस बिंदु को कौन सा लिया है? n बिंदु लिया है। देखिएगा, और ये n बिंदु क्या है? इस मूल बिंदु से एक सदिश है ON सदिश, जिसको अपन बोलते हैं स्थिति सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष P बिंदु की स्थिति होती है, उसको स्थिति सदिश कहते हैं। ये अपन सदिश में पढ़ चुके हैं, ये है स्थिति सदिश। और कोई भी वेक्टर होता है, मान लेते हैं A वेक्टर है, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है? उसका परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है, ये भी अपन जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो अपन यहां पे O से लेकर के N तक की जो दूरी है, इसको अपन जो लेते हैं दूरी है, अर्थात इसका जो परिमाण है वो किसके बराबर है? D के बराबर है। अब देखिएगा, और इसकी दिशा को मान लेते हैं, जो अनुदिश सदिश है इसकी दिशा में ही ON सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश को अपन मानते हैं n कैप, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं ON वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी सहायता से ON का परिमाण और ON की दिशा। तो यहां से ON वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या माना हमने? D माना है, और ये क्या है अपने पास में? इसके अनुदिश मात्रक सदिश, और उसको अपन n कैप मानते हैं, तो यहां लिख देते हैं n कैप। देखिएगा, अब देखिएगा, यहां से अपन बात करते हैं ऐसे, ये समतल है, इसको आप यूं समझिए, ये अपने पास में एक समतल है और कहीं से x y x z x है, मान लेते हैं दीवार का कोना, ये दीवार का कोना, वहां से ये ओरिजिन, ये समतल के, इसके उसका समीकरण हमें निकालना है। तो वहां से जहां से अपन ओरिजिन मान रहे हैं, कहीं टेबल से भी मान लो या दीवार का कोना मान लो, तो x y x z x, तो ये तो अब x है, y x है, z x है, ये अपना कोई समतल है। इसमें बात करते हैं जो ये समतल है, ये समतल है। अब ये समतल उस कोने से यहाँ पे उसके लंब होगा, एक ही रेखा निकलेगी जो क्या है? इसके लंबवत होगी, बाकी एक x एक्सिस का होगा, एक y x होगा, एक z x होगा। तो एक ही रेखा यहाँ पे डालेंगे, वो एक
यूनिक होगी वो इसके लंबवत है। अर्थात यहाँ से O से N ये क्या है, उस समतल, इस यहाँ से ओरिजिन से इस समतल के ऊपर लंब है। ये समतल है, वहाँ से ओरिजिन है, कहीं से भी ओरिजिन मानो, उस ओरिजिन से एक ही रेखा आएगी, वो O A रेखा नाम दे रहे हैं, वो रेखा क्या है, इसके लंबवत है। ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो ये रेखा क्या है, लंबवत है, समतल के ये लंबवत है। ON सदिश समतल के लंबवत है। और ये क्यों है, ये अपन अभी बात कर चुके हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखो, अगर ये समतल है और समतल यहाँ से O से N ये लंबवत है, और इस समतल के ऊपर ही एक बिंदु और लिया हमने P, स्वेच्छ बिंदु लिया, P बिंदु लिया, कैसा है, स्वेच्छ बिंदु है, आर्बिट्री पॉइंट। इसी बिंदु से ही हमें इस समतल का समीकरण प्राप्त होगा। अर्थात ये बिंदु कहीं भी जाएगा तो एक समतल का समीकरण प्राप्त करेगा। उसके निर्देशांक हमने लिए x, y, z, और इस P को N से मिलाया तो वो सदिश बनेगा PN सदिश। और बच्चों ये PN रेखा है वो भी समतल पे ही होगी, कि समतल लिया हमने, ये यहाँ पे मान लेते हैं कोई समतल है, जैसे अभी बात की। तो कहीं से जहाँ ओरिजिन है XX, YX, ZX, वहाँ से एक रेखा आएगी, वो लंबवत है, अर्थात वो रेखा तो हमने N की है। और यहाँ पे अलग से एक बिंदु P लिया तो ये PN उस रेखा है जो ON रेखा, उसके भी लंबवत है। अर्थात यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि ON वेक्टर डॉट PN वेक्टर, अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि ON वेक्टर लंबवत है PN वेक्टर के। और लंबवत होने पे अपन जाते हैं, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, क्योंकि cos थीटा 90 तो cos 90 का मान 0, इसलिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 के बराबर है। ये हम सदिश में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, यहां से इसको दे देते हैं अपन समीकरण 2। अब हमें ON का तो मान यहां से मिल जाएगा, अब PN का मान चाहिए, और PN के मान के लिए अब यहां पे देखो आप PN वेक्टर। अब बच्चों OP वेक्टर, ये सदिश त्रिभुज नियम हम पढ़ चुके हैं वहां पे योगफल में, कि OP वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर प्लस PN वेक्टर होता है। अर्थात यहां से हमें PN वेक्टर चाहिए, PN वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर होगा। और देखो ये है P बिंदु, ये है O बिंदु, तो मूल बिंदु के सापेक्ष P बिंदु की स्थिति वो स्थिति सदिश है, और इसको हम स्थिति सदिश को R वेक्टर से जानते हैं। इसलिए जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर उसको अपन R वेक्टर जानते हैं। यह है स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, जिसको हम स्थिति पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसको R से बात करते हैं। अब देखिए ON वेक्टर, और ON वेक्टर तो यहां पे है ही, अपन ले लिए ON वेक्टर इज इक्वल टू D, ये है उस समतल से मूल बिंदु से लंब दूरी, जिसको बोलते हैं अपन अभिलंब सदिश। ON इक्वल टू D और N कैप, और N कैप है उसकी दिशा में, अर्थात ON की दिशा में मात्रक सदिश। अब देखिएगा, तो यहां से अपने पास ये चीजें रख देते हैं समीकरण 2 में, इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब देखिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, तो अपने पास समीकरण 2 में समीकरण 1 और 3 से मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अर्थात ON वेक्टर की जगह अपन लिखेंगे यहां से D डॉट N कैप माइनस डॉट, यहां पे देखो PN वेक्टर, और PN वेक्टर अभी हमने निकाला था OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर, PN वेक्टर बराबर OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। तो यहां से लिख देते हैं डॉट OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। और OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर है R वेक्टर, तो यहां लिखेंगे इसलिए D N कैप डॉट, यहां तो लिखेंगे R वेक्टर माइनस ON वेक्टर का मान यही रहा है, तो वहां पे दोबारा लिख देते हैं D N कैप इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा अगर डी को इधर भेज देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात आर स्थिति सदिश माइनस डी डॉट एन कैप, और अपने पास में है एक और है इसके साथ में एन कैप इज इक्वल टू 0। ये डी को हमने इसके साथ में क्या भेजा तो 0 के बराबर हो गया, 1/d होगा तो 0/d 0 हो जाएगा। देखिएगा एन कैप से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी डॉट एन कैप और एन कैप इक्वल टू 0। और देखिए ये हम जानते हैं एन कैप डॉट एन कैप 0 1 के बराबर होता है, हम जानते हैं एन कैप डॉट एन कैप 1 होता है, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे, इसलिए आर स्थिति सदिश डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। और बच्चों यही हमारा समतल का क्या है, सदिश समीकरण है। समतल का सदिश रूप में समीकरण, यही अपना समतल का सदिश रूप में समीकरण है, जो कि आर स्थिति सदिश डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। आर कैप क्या है, जो बिंदु हमने लिया था P, स्वेच्छ बिंदु आर्बिट्री पॉइंट, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति है वो है OP स्थिति सदिश, वो है अपना आर वेक्टर। एन कैप क्या है, जो हमने लंबवत सदिश लिया था समतल के मूल बिंदु से, जिसकी दूरी ली थी हमने D, और उसके अनुदिश जो हमने लिया था मात्रक सदिश वो है एन कैप। और देखो डी की बात करते हैं, जो मूल बिंदु से इस समतल के लंबवत दूरी है वो क्या कहलाती है, डी। तो इस प्रकार से अपन समतल का सदिश समरूप समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं कार्तीय रूप में समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। देखिएगा जो P बिंदु लिए था हमने, उसके निर्देशांक थे x, y, z, ये हमने लिए थे आर्बिट्री पॉइंट स्वेच्छ बिंदु, और O बिंदु था उसके जो मूल बिंदु थे उसके निर्देशांक थे 0, 0, 0, अर्थात OP सदिश जो प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, अगर वेक्टर के रूप में लिखते घटक के रूप में, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होगा। और देखिए इसी रूप में यहाँ से अगर एन कैप की बात करते हैं, इसको घटक के रूप में लिखते हैं एन कैप, इसको अपन घटक के रूप में लिखें तो ये होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहाँ पर एल एम एन क्या है, दिक कोसाइन है, ये हम जानते हैं। अब देखिएगा एक बार ये क्यों लिया इसको भी समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि अपने पास में कोई n वेक्टर है, ये है अपने पास में x i प्लस वाई जे प्लस, या इसको x y लिया तो हमने कुछ ये और मान लेते हैं 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक सदिश है अपने लंबवत जो लिया था उसका लंबवत सदिश ये है। अब देखिएगा एन कैप वो हम जानते हैं वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, तो यहाँ से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 होता है, अर्थात यहाँ पे लिखें अपन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। अपन इसको इस रूप में लिखें 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे
ये किसके बराबर है, अनुदिश मात्रक सदिश के। और अपन जानते हैं कि जो L होता है वो होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है, अर्थात ये दिक् अनुपात है 2, 3 और 4। तो यहाँ से 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 29 ही प्राप्त हो गया। और ये क्या है, L के बराबर है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दिक् कोसाइन हो गया, अर्थात L हो गया ये L J प्लस एम के LI एम जे प्लस एन के। ये किस रूप में हो गया, उसके अनुदिश मात्रक सदिश। तो हमने यही तो यहाँ पे लिया है कि जो अनुदिश मात्रक सदिश है उसको हमने माना है LI प्लस एम जे प्लस एन के, जहाँ पे LM क्या है, दिक् कोसाइन है। अब देखिएगा, ये हम वेक्टर जब पढ़े थे इसकी बात वहाँ पे भी कर चुके थे। देखिएगा, और सदिश समीकरण है समतल का, वो हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया है। सदिश समीकरण वो होता है r वेक्टर डॉट n कैप माइनस d इक्वल टू 0। तो देखिएगा, r वेक्टर यहां से लिख लेते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और n मात्रक सदिश यहां से L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप माइनस D इक्वल टू 0। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। ये है हमारा कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। जहां पे L M N ये क्या है, दिक् कोसाइन है, और ये दिक् कोसाइन किसके हैं, अनुदिश मात्रक सदिश। अनुदिश मत जो हमने लिया था, अनुदिश OP स्थिति O A स्थिति सदिश, या जहां हमने ON नाम दिया था, ON वेक्टर के अनुदिश मात्रक n कैप सदिश। तो बच्चों ये पता होना चाहिए LMN क्या है, ABC क्या है, और D क्या है। D क्या है, उस समतल से मूल बिंदु से लंबिक दूरी है, वो क्या कहलाती है, उसके अनुदिश कौन सा सदिश है, अनुदिश अभिलंब सदिश। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं यहां से, देखो यदि हमें इस n बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो उसके कैसे निकालते हैं उसकी बात देखिए। अभी तो यहां पे अपने पास में इसके जो हैं O, अभी हमने निकाल लेते हैं इसको। देखिए ON सदिश के अनुदिश n कैप मात्रक सदिश वो हमारे पास अभी लिया था हमने, n कैप इक्वल टू L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। अभी हमने बात की है इसकी। अब देखो इसी प्रकार P बिंदु के निर्देशांक, और P बिंदु के निर्देशांक है x y z। तो बच्चों यहां से अपन बात करें कि OP सदिश, अगर वो बनेगा x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और देखिएगा यहां से
इसके बीच की दूरी क्या है, d है, तो अपन लिख देते हैं d, ON जो है d के बराबर है, अर्थात ON का मापांक किसके बराबर है, d के बराबर। और ON सदिश उसके अंदर d और उसकी दूरी और उसका परिमाण है, दूरी और उसकी दिशा है। और यहां से इसको लेते हैं अपन d और इसका मान यहां से रख देते हैं n कैप का मान, डॉट L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए DL I कैप प्लस DM J कैप प्लस DN K कैप, ये अपने पास कौन सा सदिश हो गया, ON सदिश, अर्थात मूल बिंदु से n के सापेक्ष स्थिति सदिश है। तो यहाँ से अपन निर्देशांक की बात करें, n बिंदु के निर्देशांक वो अपने पास होंगे DL DM DN। जब बच्चों क्वेश्चन करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी d बिंदु के निर्देशांक की, तो d बिंदु के निर्देशांक अपने पास DL DM और DN प्राप्त हो गए। अब बच्चों हमें P और N सदिश भी चाहिए, तो देखिए PN सदिश, PN सदिश, तो PN सदिश किसके बराबर है, OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर के। ये हम जानते हैं त्रिभुज नियम से, OP सदिश बराबर ON वेक्टर और NP वेक्टर या PN वेक्टर, NP वेक्टर। तो देखिएगा, तो यहां से PN वेक्टर बराबर OP माइनस ON, और OP यहां से अपने जानते हैं OP वेक्टर लिया था अभी, यहां से देखिएगा, ये हमने OP वेक्टर XI प्लस YJ XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। और देखो ON सदिश यहां से ले लिया हमने अभी, माइनस DL I कैप प्लस DM J कैप प्लस DN K कैप। इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस DL I कैप, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो प्लस y माइनस DM J कैप प्लस z माइनस DN K कैप। तो ऐसे हमारे पास में PN सदिश भी हमें मिल जाएगा। तो आज हमने इस प्रकार से अभिलंब रूप में समतल का सदिश निकालना सीख लिया, जिसको दो रूप में निकाला। जैसे हमने रेखा का अंतरिक्ष में एक रेखा निकाली थी, अगर एक बिंदु से होकर जाती है तो उसका भी हमने सदिश रूप और उसका कार्तीय रूप निकाला था। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी अभिलंब रूप में समतल का समीकरण निकालना है, तो उसका कार्तीय रूप और उसका सदिश रूप। तो सदिश रूप तो हमने निकाला था, सदिश रूप हमने निकाला है r वेक्टर n कैप माइनस d इक्वल टू 0, और उसका कार्तीय रूप अभी निकाला हमने l, देखिए यहां से l और x प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। तो बच्चों इस रूप में होगा तो हमें वो d की दूरी मिल जाएगी, अर्थात उस समतल से मूल बिंदु के जो लंबिक दूरी है, जो लंब दूरी है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये अपना क्या था, समतल था, और ओरिजिन से अर्थात xx yx zx से मूल बिंदु से इस समतल की जो लंब दूरी है वही क्या आती है, ON, और वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से उसके लिए इस रूप में रखेंगे तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इस चीज को अपन समझते हैं उदाहरण की सहायता से। देखिएगा, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश ये है। देखो हमें अभिलंब सदिश दिया, अर्थात n वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु से अभिलंब सदिश, अर्थात मूल बिंदु ये अपने पास था, मान लेते हैं
एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। और यहाँ पे अपन कोई भी समतल मान लेते हैं, ये कोई समतल था। तो यहाँ मूल बिंदु से इस समतल पे जो बिंदु लिया था हमने n, वो क्या है, यहाँ कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो इस मूल बिंदु यहाँ से इसके ऊपर लंब होगा, अर्थात वो क्या है, अभिलंब सदिश। और वो क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि उस समतल का, अर्थात हमें इसका जो समीकरण निकालना, यहाँ पे कोई बिंदु P लेते हैं, उसके निर्देशांक x y z लेते हैं, और यहाँ इसकी दूरी ये d मूल बिंदु से इस समतल की जो दूरी है वो दिया हुआ है हमें 6√29, ये दूरी भी दी गई। तो हमें पहले निकालना है इस अभिलंब के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए n कैप इक्वल टू n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का परिमाण, इसकी सहायता से अपन इसके अनुदिश ये मात्रक सदिश निकाल लेंगे। इसलिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का अंडर रूट। तो देखिए, इसलिए 2i कैप माइनस, या इसको लिखते 2i कैप अपॉन 29 माइनस 3j कैप अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। तो यहां से हमारे पास प्राप्त हो गया अनुदिश मात्रक सदिश। तो अपन बात करें तो यहां से L, ये M और ये N प्राप्त हो गए, L, M और N प्राप्त हो गए। अब देखिएगा, और हम जानते हैं कि जो सदिश का समीकरण होता है उसका कार्तीय रूप में Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D है। तो देखिएगा, और D हमें दिया हुआ भी है यहाँ से 6√29। तो देखिएगा अपन, इसलिए देखो 2x L क्या अपने पास में यहाँ से प्राप्त हो गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 29 x। देखो L का मान यहाँ से अपने पास है L, तो यहाँ पे M का मान यहाँ से रखते हैं, तो माइनस 3 अपॉन रूट 29 y प्लस 4 अपॉन रूट 29 z इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। अब हमें दिया पूछा है समतल का सदिश रूप में समीकरण पूछा है, अर्थात हमें पूछा है कि r वेक्टर डॉट n कैप माइनस d इक्वल टू 0, इस रूप में हमें पूछा है। और बच्चों r वेक्टर को ऐसे कैसे रख देते हैं, और n कैप का मान हमने निकाल लिया, यहाँ से रख देते हैं। इसलिए r वेक्टर डॉट n कैप का मान यहाँ से 2i कैप अपॉन अंडर रूट 29 माइनस 3j कैप अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू डी। डी को उधर ले लेंगे, इज इक्वल टू डी, और डी का मान भी दिया हुआ है, चाहे तो वो भी रखते हैं, इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। और यही हमें पूछा है कि इसका समतल का किस रूप में निकालना है, सदिश रूप में समीकरण। तो सदिश रूप में समीकरण, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से अपन सदिश रूप में समीकरण निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा उदाहरण संख्या 14। समतल का समीकरण हमें दिया हुआ है, कौन से रूप में है, ये सदिश रूप में है, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि r वेक्टर डॉट n कैप माइनस डी इक्वल टू 0, ये समतल का कौन सा रूप है, सदिश रूप है। और हमें दिया हुआ है कि r वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इसको हम उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू -1। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, ये d किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको भेजेंगे तो d किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव होने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ किससे गुणा करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, या इसको अपन लिख सकते हैं
आर वेक्टर डॉट -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 1। अब इस रूप में बन गया आर वेक्टर n कैप इक्वल टू d। ये बच्चों हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना, और नए हो तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। अब देखो, यदि इसका अपन मापांक ले लें, अर्थात -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका अपन मापांक लेते हैं तो देखिए √36 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 40, 49, और 49 का अपन वर्गमूल लेते हैं तो वो 7 के बराबर आ जाता है। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अगर अपन समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 7 का भाग दे देते हैं तो देखिएगा हमें दिक् कोसाइन प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर दे देते हैं बच्चों, देखिएगा। इसलिए आर स्थिति सदिश डॉट -6/7i कैप प्लस 3/7j कैप और इसी प्रकार 2/7k कैप इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे देखो, ये क्या थे हमारे पास में, दिक् अनुपात थे, और दिक् अनुपात से अपन दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। ये अपन जानते हैं L इक्वल टू a/√a² प्लस b² प्लस c² होता है। तो यहाँ पे a/√b² प्लस c² निकाला तो 7 के बराबर है। ये क्या है, दिक् कोसाइन है। तो देखिएगा, इसलिए अब इसकी तुलना करते हैं आर वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d से। तो ये क्या है, ये यहाँ पे है, तो देखिएगा, इसलिए n कैप इक्वल टू -6/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 2/7k कैप, और अपन n कैप को मानते हैं L i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, जहाँ पे L m n क्या है, दिक् कोसाइन, अर्थात दिक् कोसाइन कौन से हो गए, ये अपने दिक् कोसाइन हो गए। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसके दिक् कोसाइन क्या है, अर्थात L इक्वल टू -6/7, m इक्वल टू 3/7 व n इक्वल टू 2/7। तो ये तो इसके दिक् कोसाइन है, और उसको वेक्टर के रूप में लिखना है, अर्थात हमें उसके अनुदिश मात्रक सदिश लिखना है, तो L I ये रूप में लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा उदाहरण 15। समतल ये दिया हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, अर्थात यूँ समझिए, ये अपने पास में XX, ये YX और ये ZX और ये मूल बिंदु, और यहाँ पे कोई समतल है, मान लेते हैं ये समतल है। तो इस समतल पे यह बिंदु लेते हैं, वो लेते हैं अपन n, कोई बिंदु n लेते हैं। वो बिंदु कैसा होगा, यहाँ से लंब होगा, वो होता है ON वेक्टर, और इसकी दूरी है लेते हैं अपन d, और इसके अनुदिश जो मात्रक सदिश होता है वो लेते हैं अपन n कैप, और यहाँ पे अलग कोई बिंदु लेते हैं p, जिसके निर्देशांक x y z ऑर्बिटरी पॉइंट है। अब हमें इस समतल का समीकरण दिया है और ये मूल बिंदु से ये दूरी d हमें पूछा है। तो देखिए, पहले तो हमें समतल का समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। ये प्लस का है, तो ये देखो किस रूप में है, यहाँ से अपन देखने से पता लग रहा है कि ये कार्तीय रूप में है। तो बच्चों, यहाँ से अपने पास अगर अपन इसका निकालते हैं 4 प्लस 9 प्लस 16, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो ये हमारे पास में 29 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर हम अंडर रूट 29 का भाग दे देते हैं, इसको देते हैं समीकरण 1।
दोनों पक्षों में √29 का भाग देने पर तो देखिए हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल टू 6/√29। तो बच्चों ये तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, उसके बीच की दूरी अर्थात मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी प्राप्त हो गई। पर ये दूरी क्यों आई, यहाँ आपने ये भाग क्यों दिया, इसकी बात एक बार दोबारा समझिएगा। ये जो समतल का समीकरण हमें दे रखा है वो किस रूप में दिया हुआ है, ये हमें दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c क्या है, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, अर्थात यह से समझिए a b c तल के या समतल के तल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। अर्थात ये अपना समतल है, तल है, उसके अभिलंब ये हैं, तो इसके दिक् अनुपात हैं ये 2 - 3 4। तो हमें किस में करना है, इसको दिक्कोज्याओं में करना है। और दिक्कोज्याएं अपन जानते हैं ये होती है L इक्वल टू a/√a² प्लस b² प्लस c²। इसी प्रकार m इक्वल टू b/√a² प्लस b² प्लस c²। और इसी प्रकार n इक्वल टू c/√a² प्लस b² प्लस c² होती है, ये हम जानते हैं। और दिक् ये क्या है ABC, तो दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल लेते हैं और उसमें a का ये अपने दिक् अनुपात का भाग देते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाती है, दिक् कोसाइन। तो यहाँ पे ये कौन से रूप में है, दिक् कोसाइन रूप में है। अर्थात ये किस रूप में समीकरण प्राप्त हो गया, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d, कार्तीय रूप में हो गया। और इस रूप में आने के बाद में ये क्या बात की थी अभी कि इस रूप में लेने के बाद में ये क्या है, d है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस तल से इस मूल बिंदु के अभिलंब ये दूरी प्राप्त होती है d, और वो हमने प्राप्त कर दी 6/√29। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 16। मूल बिंदु से समतल ये पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये अपने पास में 3D में है, ये अपना समतल है। अर्थात यहाँ पे पूछा क्या है, लंब पाद के निर्देशांक पूछे हैं। जो अभी बात कर रहे हैं अभी कि हमने लिया था, जो यहाँ से n लिया था, इसके निर्देशांक हमें पूछे हैं, इस n के निर्देशांक। और जो दूसरा बिंदु P है उसके निर्देशांक x1 y1 z1 है। तो यहाँ ये है x y z, इसके निर्देशांक अभी अपने निकाले थे dl dm और dn। अभी इसके निर्देशांक की अपन बात की थी, क्या थे, dl dm और dn। तो इसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे, इसके निर्देशांक निकाल लेंगे। और यही हमें पूछा है, इस लंब पाद के निर्देशांक, अर्थात इस मूल बिंदु से यहाँ पे डाले गए जो लंब है उसके निर्देशांक हम निकाल चुके हैं, dl dm dn। d क्या है, इसके बीच की दूरी, कहाँ से यहाँ तक की। और l m n क्या है, जो रेखा है कौन सी, ये वाली ON, जो अपने अनुदिश समतल के तल के लंब दिशा के जो सदिश है उसके दिक् अनुपात है। और दिक् अनुपात से अपन दिक्कोज्याएं निकाल लेंगे। तो देखिएगा दिया हुआ है हमें 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। तो ये क्या है, ABC अर्थात दिक् अनुपात। तो यहां से अपन दिक् कोसाइन बना लेते हैं इसको। ये अपने पास में दिक् अनुपात है 2 - 3 और 4। तो यहां से हमें इसको दिक् कोसाइन के रूप में लिखेंगे तो √4 + 9 + 16 होगा। 4 + 9 + 16 अर्थात 29 का √ होगा।
तो दोनों पक्षों में अपन √29 का भाग दे देते हैं। तो देखिएगा, इसको दे देते हैं समीकरण 1। तो दोनों पक्षों में √29 का भाग देने पर, √29 का भाग देने पर, और ये क्यों कर रहे हैं, ये अभी बात कर चुके हैं कि L बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c² होता है, और ABC क्या है, दिक् अनुपात है। तो अपने दिक् अनुपातों का वर्ग किया, योग किया, उसका वर्गमूल लिया, तो √29 प्राप्त हो गया। तो √29 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, अर्थात दिक् कोसाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो आएगा दूरी आ जाएगा, कार्तीय रूप का समीकरण हो जाता है, वो हम जानते हैं Lx my nz इक्वल टू d। तो पहले यहाँ पे भाग देते हैं, इसलिए 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इक्वल टू 6/√29। और ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, ये कौन से रूप में हो गया, कार्तीय रूप में प्राप्त हो गया। और बच्चों, उस लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक जो अपन शुरू में निकाल चुके हैं, वो है dl, dm, dn। d हमें यहाँ से मिल गया और l, m, n यहाँ से मिल गया, इसलिए dl निकालते हैं इज इक्वल टू d अपने पास में 6/√29 इंटू l यहाँ से निकाल देते हैं, ये क्या अपने पास प्राप्त हो गया, दिक् कोसाइन। तो 2/√29 इज इक्वल टू 12/29। इसी प्रकार dm को देखो, d है, सेम ही है, 6/√29 इंटू m का मान यहाँ से मिलेगा अपने पास में, और वो है माइनस 3/√29 इज इक्वल टू माइनस 18/29। इसी प्रकार देखिएगा dn इज इक्वल टू d का मान 6/√29 इंटू n का मान, देखिए n का मान यहाँ से कंपेयर किया तो अपने पास में ये प्राप्त हो गया, ये अपने पास में प्राप्त हो गया 4/√29। तो यहाँ लग देते हैं 4/√29 इज इक्वल टू 24/29। अर्थात लंब पाद के निर्देशांक अपने पास में प्राप्त हो गए dl, dm, dn, और इनके मान अपन निकाल चुके हैं। यहाँ से देखो 12/29 माइनस 18/29 और 24/29, ये अपने पास प्राप्त हो गए किसके निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक। अर्थात यहाँ पे देखो, इसको ये x है, ये y है, ये z है, ये मूल बिंदु से ये n बिंदु था, उसी के निर्देशांक हमें पूछा है। यहाँ पे कोई बिंदु P अपन लेते हैं, ये अपना कौन सा वेक्टर था, d और n कैप था, यहाँ पे इसको मिलाते हैं तो Pn वेक्टर हो जाता है, और ये ON स्थिति सदिश, ये OP स्थिति सदिश, ये R के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, D डॉट n कैप के बराबर, और ये भी निकाला था, और इसके निर्देशांक अपन निकाल चुके हैं dl, dm, dn, और यहाँ पे x, y, z। इसका स्थिति सदिश भी निकाला था, इसका स्थिति सदिश भी निकाला था, इसके निर्देशांक निकाले थे, इसके निकाले थे, और इसकी सहायता से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। तो P बिंदु, अर्थात हमें यही पूछा है, जो लंब डालते हैं मूल बिंदु से, तो इस बिंदु के निर्देशांक वही हमें पूछा है, और वो हमें निकाल दिए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज समतल की परिभाषा, समतल के समीकरण, व्यापक समीकरण और उससे बनने वाली कंडीशंस उनको देखा। फिर हमने देखा कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, उसका हमने सदिश समीकरण भी देखा, उसका सदिश रूप भी देखा, और उसका हमने कार्तीय रूप भी देखा। फिर उसके बाद में हमने कुछ उदाहरण लेकर के उसको अच्छी तरह से समझा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन में हम उसके आगे के उदाहरणों के बारे में अच्छी तरह से और अध्ययन करेंगे, और एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण भी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।